Hello everyone, welcome to the day 2 of the Concept Cracker series. Today we'll be starting with the next topic, that is the accounting principles. So what we'll be doing is that we'll be doing some MCQs. Okay, on that basis we'll be understanding the concept of the accounting principles. So let us start with the first MCQ, that is which core accounting concept explains why the payment of a manager's salary is a recorded financial transaction. That means जो पेमेंट है मैनेजर की सैलरी की वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्हाइल द मैनेजर्स अपॉइंटमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बुक्स. कि मैनेजर अगर हम अपॉइंट करते हैं, हायर कर रहे हैं, वो हम बुक्स में नहीं डाल रहे हैं. तो वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो इसको बताता है? फुल डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस एंटिटी, कॉस्ट कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट. तो देखते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, जो भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, दैट मीन्स जिसको मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ. अब इसका मतलब क्या है बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मैनेजर है उसको हायर किया, ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं कि मैंने कोई मैनेजर है उसको हायर किया, किसी इंप्लॉय को मैंने हायर किया, या मैंने कोई अपनी कोई पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया. तो क्या है ये सारा कुछ? ये एक बड़ा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है. क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? क्या मैं ये रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि मैंने क्या हायर किया, कितना हायर किया? नहीं. बेसिकली अगर मैंने जो भी पर्सन हायर किया है, लेकिन अगर मैंने उसको कुछ पे किया, मैंने उसको सैलरी पे करी, सो इन दिस केस ये मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस है जिसको मैं एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर सकती हूँ. सो बेसिकली अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकती हूँ, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की है, वरना मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ. सो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. क्या मैं हायरिंग को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? नहीं. लेकिन हाँ, अगर उस हायर करे हुए एम्प्लॉय को मैं सैलरी दे रही हूँ तो उसको मैं कर सकती हूँ, है ना. सो पेमेंट ऑफ सैलरी कैन बी रिकॉर्डेड, बट अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ इन मॉनेटरी टर्म्स, हेंस इसको हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? विच कोर अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन्स कि पेमेंट ऑफ अ मैनेजर सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं बट मैनेजर्स अपॉइंटमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बुक्स. कौन सा होगा ये? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. लेकिन हम बाकी कंसेप्ट को भी देख लेते हैं एक बार. फुल डिस्क्लोजर. अब फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है, इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं. छोटा सा कंसेप्ट है. फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि जो भी आप आपकी मटेरियल फैक्ट्स है. अब मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा फैक्ट जो आपके अकाउंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो भी आपके अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनके लिए वो इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट्स में होनी चाहिए. ठीक है, फाइनेंशियल नेचर की तो वो होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर की तो ऑफ कोर्स होगी, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट जो फाइनेंशियल नेचर का हो और यूजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो आपको डिस्क्लोज करना ही है. सो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि कोई भी ऐसा रेलिवेंट फैक्ट है जिसको अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे को छुपा लेना चाहिए या इसको नहीं दिखाना है, इससे मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा कम दिखा सकती हूँ ताकि मैं टैक्सेस अपने बचा सकूं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दोज फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट फॉर द यूजर्स, जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई फैक्ट है जो मैं उसमें नहीं डाल सकती हूँ, अपने अकाउंट्स में नहीं डाल सकती हूँ, तो उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है कि ऐसा कोई फैक्ट है जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है मे बी, है ना, या फिर ऐसा कोई फैक्ट है जो मैं अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा सकती हूँ, तो उसको मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है. तो दिस इज द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? बड़ा छोटा सा प्रिंसिपल है कि आपका जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, है ना, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, चाहे वो आप बैलेंस शीट बना रहे हो, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड की बनती है. स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की बनती है, जो मोस्टली केसेस में जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर को अपना पीरियड मानते हैं. जैसे कि 1 अप्रैल से आपने देखा होगा बहुत सारे फर्म्स 1 अप्रैल को अपना फाइनेंशियल कैलेंडर शुरू करते हैं. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना अकाउंटिंग पीरियड को रखते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कि बेसिकली हम किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और एक कॉस्ट कंसेप्ट है. ये दोनों ही प्रिंसिपल्स जो हैं हम आगे इसी वीडियो में करेंगे. ठीक है, सो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, फुल डिस्क्लोजर बड़ा इजी सा है कि कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है. अकाउंटिंग पीरियड की एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपके
अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है। दैट इज मोस्टली द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम द 1st of April ऑफ एनी ईयर टू द 31st March ऑफ इट, ठीक है। अब आपको ये कुछ 3 कंसेप्ट तो समझ में आ गया, एक है आपका मनी मेजरमेंट, एक फुल डिस्क्लोजर और एक अकाउंटिंग पीरियड। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट requires a business to recognize and record an expense in the financial period, ठीक है, कि recognize भी करना है उस concept को, उस expense को, और record भी कर लेना है in the financial period. What is the financial period? The financial year, ठीक है. It was incurred even if the corresponding cash payment has not yet been made, ठीक है। दैट मीन्स कोई एक्सपेंस है हमने किया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस हो गया कि मैंने रेंट पे करना था, ठीक है, रेंट पे करना था, अगर मैंने वो अभी कैश में पे किया या नहीं किया, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। क्यों कर लेना है? कि फॉर एग्जाम्पल मार्च का रेंट था, ठीक है, मैंने कहा कि अभी मैंने पे नहीं किया, मैं उसको अप्रैल में पे कर दूंगी, लेकिन वो रेंट है कब का रेंट है? वो मार्च का रेंट है, तो उसको मुझे मार्च में ही रिकॉर्ड करना है, चाहे मैंने उसको पे किया चाहे नहीं किया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को हम बेसिकली कहते हैं अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होगा? जहां पे अगर कोई एक्सपेंस है, ये पहले इसको देख लेते हैं, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो आपने अभी इनकर हो गया, ठीक है, दैट हैज बीन इनकर्ड का मतलब है कि जैसे कि मैं ये रेंट की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, रेंट की बात होगी या सैलरी की बात होगी, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। अब सैलरी में अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से फेब, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास बजट नहीं था या मेरे पास अभी पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि मैं अपने एम्प्लॉयज को मार्च में सैलरी दे दूंगी, ठीक है, मार्च में सैलरी दे दूंगी। लेकिन लोगों ने काम कब किया? फेब में। मैंने सर्विसेज कब ली? फेब में। तो कब का एक्सपेंस है ये एक्सपेंस कब का है? फेब का एक्सपेंस है। तो क्योंकि ये फेब का एक्सपेंस है तो मुझे फेब में ही रिकॉर्ड कर लेना है, मैं मार्च की वेट नहीं करूंगी। चाहे मैं मार्च में पेमेंट करूं, चाहे मैं अप्रैल में पेमेंट करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इवन इफ आई हैव नॉट पेड द कैश, मैं उसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लूंगी। सेकेंड है आपका रेवेन्यूज। अक्रूवल कंसेप्ट में ना दोनों ही कंसेप्ट आते हैं आपके, वन इज योर एक्सपेंस एंड वन इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली अगर मैं रेवेन्यू को मान के चलूं कि सेल्स, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो मैंने मेरे पास आनी थी, ठीक है, मेरे पास पैसे आने थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि रेंट जो है, मैंने किसी को अपनी लैंड दी थी, ठीक है, रेंट पे, मुझे रेंट का पैसा आना था, ठीक है, रेंट हैज टू बी रिसीव्ड। अब रेंट का पैसा आना था लेकिन उसने लेट कर दिया, ठीक है, आना था मार्च में, ठीक है, मार्च के पैसे थे, लेकिन वो दे रहा है मुझे अप्रैल में। जब वो अप्रैल में मुझे उस चीज के पैसे दे रहा है, सो इन दैट केस मेरे को ये नहीं देखना कि कैश कब आया, ठीक है, मेरे को ये देखना है कि वो कब का रेवेन्यू था। वो मार्च का रेवेन्यू था, मार्च में उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। सो अगर रेंट जो है, जो मुझे रिसीव होना था, वो मार्च में होना था, तो मैं मार्च में ही उसको रिकॉर्ड करूंगी, चाहे उसका पैसा मुझे अप्रैल में आए चाहे मई में आए, ठीक है। सो दिस इज द अक्रूवल कंसेप्ट। इफ a revenue, if an expense has been accrued, it has to be recorded, ठीक है। So with this you can answer this question: which fundamental accounting concept requires a business to recognize and record an expense in the financial period itself even if the cash payment has not been done? That is the accrual concept, okay। तो अकाउंटिंग पीरियड में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बिजनेस एंटिटी और कॉस्ट कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। मनी मेजरमेंट के ऊपर पहला ही क्वेश्चन था, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट आर फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड एट कॉस्ट? कि जो कोई भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि हमारी कोई लैंड हो गई, हमारी कार है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करते हैं हम कॉस्ट पे, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग देयर करंट मार्केट प्राइस, कि उसका करंटली मार्केट प्राइस क्या है वो नहीं देखते हम, क्या देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, सिर्फ उसी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? सो बेसिकली इसको कंसेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। आपका जो कॉस्ट कंसेप्ट है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉस्ट कंसेप्ट है, वो कहता है कि कोई भी आपने जिस भी प्राइस पे उसको परचेज किया है अपने एसेट को, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई लैंड है जो आपने कुछ सालों पहले खरीदी थी, लेट्स से आपने 2000 में खरीदी थी, ठीक है, कितने में खरीदी आपने? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 10 लाख में खरीदी थी वो लैंड, ठीक है। आज उसकी जो वैल्यू है इन 2026 उसकी जो वैल्यू है वो कह लो कि 50 लाख हो गई,
ठीक है। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैंने किस प्राइस पे उसको परचेज किया था, ठीक है, किस प्राइस पे मैंने इसको परचेज किया था, वही परचेज प्राइस मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। So this is the cost concept, also known as historical cost concept. That means जो हिस्ट्री में हो चुका, पास्ट कॉस्ट है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, यही कॉस्ट है जो मैंने प्राइस जिसका पे किया है। तो बेसिकली कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आज जो उसकी वैल्यू है उस पे नहीं देखना हमने, जो उसकी वैल्यू हमने पे की थी, व्हाट यू हैड पेड फॉर, वो ही हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें एक और चीज है, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, लेट अस सपोज मैंने कुछ एक कार खरीदी, ठीक है, कार खरीदी, अब उस कार के है ना, अगर कार मैंने कहीं से खरीदी है, अब कार आपके ना आपके गोडाउन में आनी है, ठीक है, तो उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा शायद पे करने पड़े हो कि कार आपके गोडाउन तक आएगी, आप लेने नहीं जा रहे हो, आप उसको आपके पास डिलीवर होगी, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आपसे लेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही इंक्लूड करते हो। और इसका और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम, मशीन, ठीक है। अगर एक मशीन आपने परचेज करी है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर अपने घर में परचेज करते हो, फ्रिज परचेज करते हो, तो आपके पास कोई डिलीवर करने आता है ना, घर पे डिलीवर करने आता है और उसको इंस्टॉल करने भी आता है, तो उसके वो इंस्टॉलेशन के कुछ चार्जेस होते हैं, डिलीवरी के कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो जो डिलीवरी के इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही इंक्लूड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, ठीक है, उसके ऊपर डिलीवरी का और इंस्टॉलेशन का जो खर्चा था वो 50,000 का, ठीक है, लेट अस सपोज, तो 10.50 लाख आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा, ठीक है। आप इस डिलीवरी के कॉस्ट को, इंस्टॉलेशन के कॉस्ट को भी इंक्लूड करोगे अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट में। ओके, सो दिस इज योर कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। इन्होंने भी यही एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन बाय करी 1990 में 5 करोड़ की, बहुत ही बड़ी अमाउंट ले ली इन्होंने। सो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मे बी वेरी डिफरेंट, बट आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, आप 5 करोड़ पे ही रिकॉर्ड करोगे जो उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट मार्केट वैल्यू चेंज होती रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। सो अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इट विल बी द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब फुल डिस्क्लोजर हम देख चुके हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी कर चुके हैं, बिजनेस एंटिटी बाद में करेंगे और मनी मेजरमेंट भी आप कर चुके हो, ठीक है। मूविंग अहेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि हम कौन सा कंसेप्ट कर चुके हैं, अक्रूवल कंसेप्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली ना अक्रूवल कंसेप्ट जब आपने किया तो उसमें ना दोनों होते हैं, एक होता है रेवेन्यूज के प्रिंसिपल भी वो इंक्लूड करता है, और वो आपका एक्सपेंस का जो एक्सपेंस का जो है वो भी इंक्लूड करता है, ठीक है, एक्सपेंस का जो कंसेप्ट है। अब रेवेन्यू कंसेप्ट अलग से भी दे रखा है, तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट अवे, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, when the goods are produced, when the ownership is transferred, order is received, or when the payment is due. Even if you're not able to answer, let us understand the concept first, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट भी। अब रियलाइजेशन या रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास पैसे आने हैं, रेवेन्यू का मतलब है कि कहीं से पैसे आने हैं, चाहे वो सेल से आ रहे हैं, चाहे वो किसी फीस की वजह से आ रहे हैं, किसी कमीशन की वजह से आ रहे हैं, इंटरेस्ट की वजह से आ रहे हैं, है ना, तो रेवेन्यू आपको कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। अब लेट अस सपोज आपका जो रेवेन्यू है जो आ रहा है ना, मैं फिर से मान के चलती हूँ, जनवरी में आपने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस किए, और आपने फेब में क्या हुआ, फेब में आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, किसको कर दिए, बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए। मार्च में आपने जो है पेमेंट रिसीव करी, ठीक है, कैश जो है रिसीव हुआ। अब आपको पता है कि कैश रिसीव चाहे हो चाहे ना हो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये तो पता है, लेकिन क्या हम जनवरी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, पता है कल को वो बिक जाएंगे, तो क्या मैं अभी रिकॉर्ड कर लूं, नहीं। देखो जब फेब में आपके गुड्स डिलीवर हुए, ठीक है, तब क्या हुआ कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सो ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है आपके गुड्स की, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, चाहे आपको कैश आया चाहे वो नहीं आया, ठीक है। सो हियर ओनरशिप भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है
आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन या अक्रूवल कंसेप्ट में भी, ठीक है, कि गुड्स अगर आपके डिलीवर हो गए हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो वो आपको कह सकता है कि मैं अभी क्रेडिट पे ले रहा हूँ जी, बाद में आपको कैश दे दूंगा, ठीक है। सो रेवेन्यू कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, ठीक है, जब उसका मुझे राइट मिल जाए, ठीक है। अब इधर देखो कि जब मुझे राइट टू रिसीव मनी अराइजेस, कि मेरे को राइट तो मिल गया है कि पैसे आएंगे, तभी जब मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगी, चाहे पैसे आए चाहे नहीं आए। सो ऑन द सिमिलर लाइंस इन्होंने सेम ही क्वेश्चन लिया है एग्जांपल, जनवरी में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, फेब में गुड्स डिलीवर हुए, लेकिन मार्च में जो है गुड्स जो है कैश है वो रिसीव हुआ। सो इन दिस केस हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर देंगे, फेब में ही कर देंगे, बिकॉज ओनरशिप हैज बीन transferred. Okay, so with this you can answer the question now. Revenue is recognized when cash is received, goods are produced, ownership is transferred, order is received, or when the payment is due. So when the ownership is transferred, तब हम कहेंगे कि yes, revenue should be recorded, it is recognized. Okay, moving on to the next question. Matching concept requires, so this is another principle, that is your matching concept. अब matching concept क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आपका कोई रेवेन्यू है, ठीक है, अगर आपका कोई रेवेन्यू है जो आपने इस साल किया, ठीक है, जो आपको इस साल आना है, तो उसका जो एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस लगा उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है, अभी तो बड़ा बुकिश बता रही हूं मैं कि बस, लेकिन आप समझो कि रेवेन्यू आपको मिलना है, लेकिन उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस लगा वो आप इसी साल में ही रिकॉर्ड करोगे। कैसे करोगे? सी, आई बॉट, फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 10 टॉयज एट ₹10, ठीक है, पर टॉय। सो दिस इज द कॉस्ट, और यू कैन से दिस इज द एक्सपेंस दैट आई हैव इनकर्ड ऑन हाउ मेनी टॉयज, 10 टॉयज, एंड कितने रुपए का खरीदा एक टॉय? 10 रुपीज का। सो बेसिकली व्हाट इज माय कॉस्ट? 100 रुपीज इज माय कॉस्ट। आई सोल्ड ओनली 8 टॉयज एट 11 पर टॉय, ठीक है, 8 टॉयज एट 11। सो दिस इज माय रेवेन्यू दैट आई हैव अर्नड, revenue that I have earned, 8 into 11, 88 rupees I have earned. So can I say what will be my profit? You know what should be my profit? Revenue जितना आपने earn किया उसमें से आप expense अगर अपना minus कर दे तो आपको profit पता लग जाएगा, ठीक है। यही होगा ना कि अगर आपके पास कितना पैसा आया उसके ऊपर आपने कितना expense किया, अगर आपको ये पता लग जाए तो आपको profit पता लग जाएगा। तो profit कितना होगा? क्या इतना होगा? 88 that is my revenue minus 100, that is minus 12, मतलब लॉस हो गया। दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज रेवेन्यू तो मैंने कितने टॉयज पे अर्न किया है? 8 टॉयज पे अर्न किया है, और एक्सपेंस में देख रही हूँ 10 टॉयज पे। दिस इज अ रॉन्ग नोशन। ओके, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि ओनली उतना ही कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करना है, उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जितने का रेवेन्यू आपने जनरेट किया। तो आपने देखना है कि कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज क्या है, 8 into 10, 80 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज, ठीक है। तो अब आप कैसे देखोगे प्रॉफिट विल बी हाउ मच? इट विल बी 88 minus 80, दैट इज हाउ मच? ₹8 इज द प्रॉफिट, ठीक है। सो हेंस प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 88 minus 88। तो आपने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? ओनली फॉर द 8 टॉयज, नॉट ऑफ द 10 टॉयज। अब ये जो 2 टॉयज बच गए हैं इसको आप क्या करोगे? आप इसको इन्वेंट्री में डाल दोगे अपने, इसको आप अपने एक्सपेंस में नहीं दिखाओगे। सो दीज प्राइस ऑफ 2 टॉयज शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट, इसको कॉस्ट की तरह कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर आपकी जो ठीक है एक्सपेंस ही आपको लग रहा है कि ये 2 टॉयज भी तो मैंने किया है, इसको आप इन्वेंट्री में डाल देते हो, दैट इज अनदर कंसेप्ट। इसको भी मिंगल अप मत करना। जो ये प्राइस ऑफ 2 टॉयज है बस इतना याद रखो, इसको मैं एक्सपेंस की तरह नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट कि आप कहते हैं कि जितने भी रेवेन्यूज हमने अर्न किए हैं उसको मैं मैच करता हूं विद द एक्सपेंसेस। सो मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स recording only cash expenses. This is wrong. Matching the expenses with the revenues of the same period. Answer is option B. Matching the expenses with the revenue of the same period. Ignoring the future expense, ऐसे तो हम कुछ करते ही नहीं कि हम future expense को ignore कर दें, है ना। Then recording the revenue only at the year end, ये भी नहीं है, ठीक है। और मैचिंग द एसेट्स विद लाइबिलिटीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं हमने करा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एसेट को लाइबिलिटीज के साथ मैच करना है, हमने सिर्फ कहा कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो है वो हमारे मैच करने चाहिए विद द नंबर ऑफ यूनिट्स एज वेल, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. वो कहता है कि सेम प्रॉफिट एवरी ईयर, सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड ओवर टाइम, सेम एक्सपेंसेस, सेम रेवेन्यू, सेम एसेट्स. तो देखो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है आपका कि आप हर मेथड जो भी आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और छोटा कर देते हैं. डेप्रिसिएशन है आपका. डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई आपने एसेट लिया, वो हर साल रिड्यूस होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कार परचेज करी, आप अपने लिए कार परचेज करते हैं, तो आप उसको हर रोज यूज करते हैं, तो आप ये देखोगे ना कि एक साल के बाद उसकी कुछ वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, है ना. एक साल बाद उसको बेचने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि वो डेप्रिशिएट कर गई है. कार हैज बीन डेप्रिशिएटेड. उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया बिकॉज आपने उसको यूज करा, उसकी वियर एंड टीयर हुआ. ठीक है, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द वियर एंड टीयर ऑफ अ एसेट. तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं. देयर आर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं. लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अब आप देखो ये कि कौन से मेथड होता है, कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने कोई मेथड चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया कि अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेट लाइन मेथड इज एप्ट फॉर माई एसेट, तो फिर आपने कंसिस्टेंटली इसी मेथड को ही यूज करते जाना है. ओके, कंसिस्टेंटली आप इसी मेथड को यूज करते जाओगे, आप चेंज नहीं करोगे. एंड इवन इफ आपको कभी लगे कि मुझे अब मेथड जो है वो चेंज करना है, मेरे एसेट के साथ सही नहीं जा रहा है, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यस अगर आपको लगे कि चेंज करना है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज दिस. रिमेंबर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट. उसमें आपको डिस्क्लोज करना है दैट यू आर चेंजिंग द मेथड बिकॉज सो एंड सो रीजन. नोट्स टू अकाउंट्स में उसको आप लिख के बताओगे. ठीक है, और फिर आप अपना मेथड चेंज करोगे और फिर उस मेथड के साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है. क्यों करते हैं हम ये मेथड? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज कंपैरिजन कैसे करोगे फिर? अगर आपने पिछले साल से, मुझे 2026 की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई फॉर एग्जांपल, 2025 से कंपेयर करना है. अगर मैंने यहाँ पे कोई और मेथड यूज किया और यहाँ पे कोई और मेथड यूज किया, सो इन दिस केस मैं कैसे उसको है ना ठीक करूंगी? सो कैसे उसको कंपेयर करूंगी? तो नहीं कर सकती ना कंपेयर, क्योंकि मैंने डिफरेंट मेथड यूज करे, डिफरेंट प्रॉफिट्स आएंगे, कंपैरिजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा. सो इन दिस केस अगर मैं सेम पॉलिसी सेम मेथड्स को ही यूज करूंगी तभी उसका फायदा है, तभी हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन में कर सकती हूँ. ठीक है, सो वैन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो कंपेरेबल हो. ठीक है, सो द आंसर शुड बी हियर. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स सेम प्रॉफिट एवरी ईयर नहीं, प्रॉफिट तो ऑफकोर्स चेंज हो सकता है. सेम अकाउंटिंग मेथड यूज ओवर टाइम, सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करते जाना है हमने, है ना. कंसिस्टेंटली हर मेथड को, एक ही मेथड को आपने हर साल यूज करना है. सेम एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं, सेम रेवेन्यू भी नहीं होगा हर बार, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ना ही सेम एसेट्स रहते हैं. सो कंसिस्टेंसी कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड ओवर टाइम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. प्रूडेंस कंसेप्ट सजेस्ट. प्रूडेंस कंसेप्ट, अब नया कंसेप्ट है एक और, इसको पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक कंसेप्ट है प्रूडेंस, या फिर हम कहते हैं कंजर्वेशन कंसेप्ट. इसका मतलब क्या है? अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म मतलब कि प्लेइंग सेफ. ठीक है, इसको बड़ी आसान भाषा में समझो तो इट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि कल को मुझे लॉस हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मुझे लॉस हो जाएगा, तो उसको आप तुरंत ही रिकॉर्ड कर लोगे. यू विल रिकॉर्ड दैट इन योर बुक्स. इफ यू एंटिसिपेट, इफ यू एक्सपेक्ट दैट द लॉस वुड अकर, यू विल रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. But if you expect, okay, you are expecting optimism and you are expecting that there will be gains in future. इसमें मैंने ये काम किया है, मैंने एक ये जॉब किया और मुझे इसमें गेन होगा, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. ठीक है, इसका मतलब है कि आप सेफ प्ले करोगे. अगर मुझे लग लॉस है तो उसको फटाफट मैं रिकॉर्ड कर लूंगी. ठीक है, मैं देख लूंगी कि है ना लॉस हो रहा है तो क्या क्या मुझे देखना है. लेकिन गेन अगर हो रहा है तो उस केस में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी. सो लॉसेस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. ठीक है, इट इमीडिएटली एज सून एज यू रियलाइज कि है ना होने वाला है. बट टिल द टाइम यू डोंट recognize the gains until it is realized. Till the time you don't realize the gains, that means gains जब तक एक्चुअल में नहीं होते हैं तब तक उसको रिकॉग्नाइज या फिर रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, और इसको हम कहते हैं प्रूडेंस, या फिर इसको हम कहते हैं प्रूडेंस. ठीक है,
So prudence concept suggests to anticipate all the profits. No, profits को anticipate नहीं करना. Ignore the losses, बिल्कुल भी नहीं. Anticipate the loss but not the profit. So the answer is C. Anticipate करो losses को, रिकॉर्ड कर लो उसको, बट प्रॉफिट्स जब तक एक्चुअल में नहीं हुए तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना. ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट विल बी स्टडिंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. मैंने बोला था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम करेंगे, है ना. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, कि ओनर एंड बिजनेस आर सेम, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड. वैसे तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिजनेस ट्रांजैक्शन को तो हम कभी इग्नोर करते ही नहीं है. ओनली पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड. इसको देख लेते हैं. एंड बिजनेस हैज नो आइडेंटिटी. लेट अस सी व्हाट इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है, आप जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, और जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो डिफरेंट है. वो डिफरेंट है. जो आपका बिजनेस है वो एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो डिफरेंट है ओनर से. ठीक है, मतलब बिजनेस को आप बिल्कुल अलग ट्रीट करते हो, ओनर को आप बिल्कुल अलग ट्रीट करते हो इन द अकाउंटिंग लॉ. अब इसको हम अकाउंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने कुछ कैपिटल लेके आया. कैपिटल पता है आपको, हमने किया था. अगर ओनर ने कुछ पैसे लेके आया वो बिजनेस में डालने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज कैपिटल, राइट. सो अगर मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख, दैट मीन्स ही स्टार्टेड द बिजनेस विद 7 लाख रुपीज with which he purchased machinery. ठीक है, he purchased some machinery worth rupees 5 lakh. This is one of the asset now. And the maintenance and maintained the balance in hand. That is basically cash he had maintained of how much? 5 lakh, 7 lakh minus 5 lakh, 2 lakh is of the cash. ठीक है, so the financial position will be shown as basically C. जब भी कैपिटल लेके आएगा, जब भी कैपिटल लेके आएगा आपका ओनर, या कोई पैसे लेके आ रहा है ना कैपिटल, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है. बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी. व्हाट इज लाइबिलिटी? ऑब्लिगेशन है. कि अगर जो ओनर है वो पैसे लेके आया तो मुझे बिजनेस कहता है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कहता है कि मैं इसको पैसे वापस करूंगा. ओके, आई हैव टू रिटर्न दिस मनी. सो बेसिकली इट इज अ लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस टू रिटर्न बैक टू द ओनर. सो वो जब आपको आप शो करोगे ना उसको, इस कैपिटल को जो ओनर लेके आया है, तो वो अपनी बैलेंस शीट में उसको लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर शो करोगे. लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी हेड है जो आपका, उसके अंदर शो करोगे कि कैपिटल बाय ओनर 7 लाख. उससे आपने कुछ एसेट्स परचेज किए, वो आप शो कर सकते हो. कैश आया आपके पास 2 लाख, मशीन है आपके पास 5 लाख. ठीक है, बट जो 7 लाख रुपीज है वो आप एक अपनी लाइबिलिटी के अंदर शो करोगे, बिकॉज दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिटर्न बैक. अब ये लाइबिलिटी क्यों बना? अगर मैं बिल्कुल सेम ही पर्सन होती, मैंने अपने ऊपर ही कुछ पैसा खर्च किया है, अगर फॉर एग्जांपल हम सेम ही है, मैं बिजनेस और मैं ही ओनर, अगर मैं सेम ही अपने ऊपर ही मैंने कुछ पैसा खर्च किया, तो मैं क्या सोचूंगी कि अपने आप को ही मुझे पैसे वापस करने हैं? नहीं. लेकिन हाँ, अगर दो अलग अलग पर्सन हैं, किसी से मैंने पैसे उधार लिए या उसको उधार दिए, तो इन दिस केस उससे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे पैसे वापस करेगा. So in this case, the business and the owner are two separate people. They have separate identity. ठीक है, they are separate. They have separate identity. So with this, you can answer this question. Business entity concept means owner and business are same. Business is separate from owner. ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना कि business owner and business are same. Business is separate from the owner. Business जो है वो separate है. This is correct. Only business transactions are ignored. ये तो बिल्कुल भी correct नहीं है. ओनली पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. ऐसा भी कुछ नहीं होता कि पर्सनल ट्रांजैक्शन को तो हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं. देन बिजनेस हैज नो आइडेंटिटी. दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग. सो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर. दिस इज द करेक्ट वन. दैट इज ऑप्शन बी. ओके, सो विद दिस वी हैव डन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, है ना. बिजनेस एंटिटी, प्रूडेंस और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स करे हैं हमने. मैचिंग, रेवेन्यू, अक्रूवल. तो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा रिवाइज करो और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो बाय आवर कोर्सेज. कैसे आप बाय कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए? तो आपने क्या करना है, आप अपने क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, और इसको ओपन करेंगे. लेट मी जस्ट ओपन इट एंड यहाँ पे लिखेंगे edutab.in. edutab.in. यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन के अंदर यू विल फाइंड सेबी ग्रेड ए कोर्सेज, या फिर आपको कोई भी और रेगुलेटरी बॉडी का कोर्स या जैब का कोर्स, कुछ भी आपने करना है. कोर्सेज के अंदर
आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कुछ कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सिल्वर कोर्स है अभी के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है, एक सिल्वर कोर्स है और एक गोल्ड कोर्स है। गोल्ड कोर्स में आपको फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू तक की तैयारी मिलती है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, कंसेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। और सिल्वर कोर्स में सिर्फ आप फेज 2 की तैयारी करते हो, जिसमें आपको वो 6 सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे, बट जो आपका QRE है वो आपको नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो सिर्फ फेज 1 का पार्ट है। तो अगर सिल्वर कोर्स लेना है फेज 2 प्लस इंटरव्यू, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी 77% ऑफ भी चल रहा है। और अगर गोल्ड कोर्स लेना है तो वो भी आप देख सकते हो, फेज 1 से शुरू करके इंटरव्यू तक की तैयारी इसमें होती है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोर्स पसंद, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट है तो देन ऑल्सो यू कैन जस्ट मैसेज अस। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।